15 साल की हुकूमत कैसे 15 मिनट में ढह गई। 5 अगस्त को बांग्लादेश में ऐसा भूचाल आया कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश से अलग होकर एक नया मुल्क बना जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया था। आज 53 साल बाद बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक तख्तापलट हुआ। बांग्लादेश में 3 छात्रों ने शेख हसीना को न सिर्फ इस्तीफा करवाया बल्कि देश छोड़ने पर भी मजबूर किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में बांग्लादेश में तख्तापलट की पीछे पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बुद्धदेव। आज की जो बांग्लादेश है पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था जिसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। पहले बांग्लादेश के नाम कई जगह एडजस्ट नहीं करती थी। पाकिस्तान तब 2 हिस्सों में एडजस्ट हुआ करता था, एक ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। दोनों के बीच रिलेशन कैसा था मैंने पिछला वीडियो 1971 वार वीडियो में बताया था, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। 1970 में जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था जनरल याहिया खान द्वारा, Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a complete independent. उसमें पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान के दल को पूरी बहुमत मिली थी, लेकिन पूरे बहुमत होने के बावजूद भी उन्हें पीएम बनने नहीं दिया जा रहा था। वेस्ट पाकिस्तान में बैठे हुए राजनेता को उन्हें पीएम बनते नहीं देखना चाह रहे थे। उसी का नतीजा वो था पाकिस्तान के जनरल याहिया खान और पाकिस्तान के सबसे बड़े दल के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो सेना के साथ मिलकर चुनाव के परिणामों को रद्द कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में आम जनता को लगा ये उनके साथ एक भद्दा मजाक है। शेख मुजीबुर रहमान जनता की आक्रोश को समझते हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और इंडिया की सपोर्ट लेकर एक मिलिट्री फोर्स खड़ा किया जिसका नाम मुक्ति वाहिनी रखा गया था। उसी मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान की सेना के साथ लड़कर साल 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवा लिया, आज की डेट में जिसको हम लोग बांग्लादेश के नाम पर जाने जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने जो पाकिस्तान के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उसमें उनके साथ दिया था फ्रीडम फाइटर चीफ एंड आर्मी स्टाफ जियाउर रहमान। जियाउर रहमान को उस समय पाकिस्तान की सेकेंड इन कमांड भी कहा जाता था। मुक्ति वाहिनी को लीड करना, गोरिल्ला ट्रेनिंग देना, ये सारे काम शेख मुजीबुर रहमान ने उनको दे रखे थे। उसी पार्टिकुलर जमाने में शेख मुजीबुर रहमान के काफ़ी करीब थे। बांग्लादेश में जब पाकिस्तान के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब उस टाइम में कई सारे ग्रुप थे जो पाकिस्तान की सेना का मदद कर रहे थे, जैसे जमात इस्लामी। यहाँ मैं 4 लिंक आपको बताऊंगा जो बांग्लादेश की नई आज़ादी मिली है उनके साथ वेल कनेक्टेड है। एक शेख मुजीबुर रहमान, दूसरा जियाउर रहमान, तीसरा जमात इस्लामी और चौथा रजाकार। अभी जो करंट सिचुएशन बांग्लादेश में चल रही है उसके पीछे ये चारों लिंक कनेक्टेड है, आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद पहला काम जमात इस्लामी को बैन करवा दिया गया और साथ ही साथ जमात इस्लामी के सदस्यों को पकड़ कर जेल में डाला गया। बचे कुछ सदस्य पाकिस्तान भाग गए। शेख मुजीबुर रहमान को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में वो लोग पाकिस्तान के आर्मी का साथ दे रहे थे, इसीलिए पाकिस्तान के आर्मी को काफ़ी मदद मिलता रहा मुक्ति वाहिनी के ऊपर जुल्म करने में। जमात इस्लामी ये नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तान टुकड़े होकर 2 हिस्सों में बढ़ जाए, तभी वो जमात इस्लामी के सदस्य बांग्लादेश में रजाकार कहा जाता है। 4 लिंक में यहाँ तो आपको 3 लिंक का कनेक्टेड इस प्रोटेस्ट के दौरान देखने को मिला होगा। एक शेख मुजीबुर रहमान, दूसरा जमात इस्लामी और तीसरा रजाकार। और बची एक पॉइंट हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे। शेख मुजीबुर रहमान की जो दूसरी काम था वो आज की डेट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसी का ही जड़ था। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उसको सेना में शामिल कर लिया और उसके बच्चे के लिए 30% रिजर्वेशन दे दिया। अब नतीजा ये हुआ कि सेना 2 हिस्सों में बढ़ गए, साथ ही साथ बांग्लादेश में भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ बातें करने लगी थी। 1975 आते आते शेख मुजीबुर रहमान को बहुत ही जल्द भनक लग गई थी कि देश की जनता उनके खिलाफ जा रही है। उनको ये लगने लगा कि आक्रोश सत्ता से उसे बेदखल ना कर दे, इसी डर के कारण वो एक प्लान अपनाते हैं, वो है बक्सल, बांग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी लीग। ये बक्सल बनाने का उनका मतलब ये था कि सारे पार्टी को ख़त्म करके एक ही पार्टी रहेगा जिसका लीडरशिप शेख मुजीबुर रहमान करना चाहते थे। और सुनते ही देश की जनता आक्रोश में उबल रहे थे। साथ ही साथ विपक्ष को भी ये लगने लगा था कि बक्सल के चलते वो कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और सेना का भी एक तबका खासा नाराज हो गया था शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ। 15 अगस्त 1975 को आर्मी के कुछ ऑफिसर
जो उसमें खुश नहीं थे वो शेख मुजीबुर रहमान के रेसिडेंस में घुस जाते हैं। वहाँ जितने भी लोग थे उनको सबको मार देते हैं। शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ उनके फैमिली में टोटल 17 लोगों को उसी दिन मार दिया जाता है। उस समय शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और उनके छोटे बहन जो जर्मनी में रहते थे वो लोग बच गए थे। उस अनस्टेबल कंडीशन में देश की हाल संभालते हैं फ्रीडम फाइटर चीफ ऑफ आर्मी जियाउर रहमान, जो सेकंड इन कमांड पहले कहा जाता था। जियाउर रहमान में एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं जिसका नाम बीएनपी है। वहाँ तो आपको 4 वेल कनेक्टेड का समझ आ गया होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, जो खालिदा जिया है वो जियाउर रहमान की पत्नी है। राजनीति पार्टी बनाने के बाद पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए उनके कई सारे फैसले उनके काफ़ी कम समय में पॉपुलर बना दिया। 83% मुस्लिम मेजोरिटी को देखते हुए वो मुस्लिम कार्ड खेलते थे, मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए। इसका उदाहरण जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाना और उनके साथ चुनाव में उतारना, जिसका नतीजा था 1979 में 300 सीट में से 260 जीतकर बीएनपी को सत्ता में आना। लेकिन दोस्तों सत्ता तो चेंज हो गया लेकिन पुरानी रीति गया। रिपीट में वही सीन दोबारा देखने को मिला। बांग्लादेश की सेना ने जो गुटबाजी चल रही थी उसी का नतीजा जियाउर रहमान को भी गोली मारकर हत्या कर दिया गया। अब तक शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान की जान जा चुकी थी एंड सेना शासन चल रही थी हुसैन मोहम्मद इरशाद के अंडर में। 1981 आते आते बांग्लादेश में नया ट्विस्ट देखने को मिला। जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया बीएनपी के अध्यक्ष संभालते हैं और दूसरी ओर शेख हसीना आवामी लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं। दोनों अपने अपने पार्टी का अध्यक्ष पद संभालते हुए 1990 में सेना के जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से हटाया। इरशाद को सत्ता से हटाने के बाद लड़ाई शुरू होती है दो बेगम के बीच। इरशाद को हटाने के बाद 1991 में चुनाव होती है और उस चुनाव में 2 बेगम आमने सामने होती है। ऑलमोस्ट दोनों के बीच वोट परसेंट तो सेम ही रहा लेकिन सीट ज़्यादा खालिदा जिया के पास आती है और सरकार बनवाती है। अब खालिदा जिया पीएम बनने के बाद शेख हसीना काफ़ी परेशान हो जाती है। जितने टाइम्स खालिदा जिया पीएम बनी रही शेख हसीना प्रोटेस्ट किया, खालिदा जिया को डिक्टेटर बताया। उस प्रोटेस्ट के दौरान शेख हसीना ने जनता को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि असल में खालिदा जिया एक डिक्टेटर है और 1996 आते आते खालिदा जिया को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। सेम चीज़ खालिदा जिया ने भी शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाती रही और 2001 आते आते शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देती है। ऐसे ही दोनों के बीच राजनीतिक लड़ाई चलती रही। लेकिन 2001 के बाद शेख हसीना ने स्ट्रेटेजी में बदलाव लाती है और जनता को ये समझाती है कि खालिदा जिया चुनाव में धांधली करके जीता है। इसके बाद काफ़ी टाइम तक दोनों के बीच राजनीतिक लड़ाई काफ़ी तेज होती है। बहुत सारे नए नए एलिगेंस शेख हसीना सरकार के ऊपर लगाती रही और फाइनली फिर से एक बार खालिदा जिया से सरकार छीन लेती है। खालिदा जिया से सत्ता छीनने के बाद लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए कुछ खास प्लान अपनाती है शेख हसीना। पहला काम था केयर टेकर गवर्नमेंट को हटाना। अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में जैसे चुनाव आयोग होती है ऐसे बांग्लादेश में केयर टेकर गवर्नमेंट होती थी जिसका काम था निष्पक्ष चुनाव कराना। लेकिन शेख हसीना ने ये हवाला देती रही कि जो सेकुलर देश में निष्पक्ष एक चुनाव आयोग होता है हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन बांग्लादेश में विपक्ष को ये लगता है कि चुनाव में धांधली करने के लिए हसीना ने ऐसी कॉन्स्पिरेंसी रची है। लेकिन विपक्ष के ये सारे एलिगेशन काम नहीं आती है। 2014 में फिर एक बार जीतकर शेख हसीना लगातार दूसरी बार सरकार में आ जाती है। इसी बीच बांग्लादेश में और एक नया ट्विस्ट सामने निकल कर आता है। खालिदा जिया जो बीएनपी के अध्यक्ष है वो एक जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट चलाती है। तो उस ट्रस्ट के कुछ गड़बड़ी पाया जाता है जिसके चलते शेख हसीना को उनके ऊपर एंटी करप्शन कमीशन बैठती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके बाद क्या होता है 2018 में खालिदा जिया को 10 साल की सज़ा सुनाती है बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने। उसी 2018 में कोटा सिस्टम के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ तब शेख हसीना ने शारीरिक विकलांग 2% को छोड़कर कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद कुछ छात्र संगठन ने हसीना की डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब आई 2019 में फिर से चुनाव, लेकिन तब तक शेख हसीना काफ़ी मजबूत लीडर बनकर उभर गई थी। 2019 चुनाव में खास परेशान देखने को नहीं मिली शेख हसीना को। लगातार तीसरी बार सत्ता में रिटर्न आई क्योंकि ना था जमात इस्लामी और ना ही बीएनपी ने चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद भी चुनाव में धांधली का आरोप लगा शेख हसीना के ऊपर।
देश की जनता का आक्रोश शेख हसीना के ऊपर अंदर अंदर बढ़ता गया और इस आक्रोश तब तक विस्फोटक आकर लिया जब बांग्लादेश में हाईकोर्ट में कोटा सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों ने प्रोटेस्ट की शुरुआत करी। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी फैलती गई, लेकिन वहां से शुरू होती है शेख हसीना की बर्बरता। ढाका पिछले 15 दिनों से सुलग रहा है। कोटे पर महाभारत ऐसा चढ़ा है कि पूरा देश जल रहा है। लाखों युवा छात्र सड़कों पर उतरकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने छात्रों की खूनी झड़पों की भयानक तस्वीरें पूरे विश्व में वायरल हो चुकी हैं। उपद्रवियों ने ढाका की कई इमारतों को आग लगा दी है। लाठी डंडे पत्थर लेकर घूम रहे प्रदर्शनकारी बसों और वाहनों को फूंक रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। तुर्की की न्यूज एजेंसी एनाडोलू के मुताबिक बांग्लादेश में जारी हिंसा में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। लोकल न्यूज एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए छात्रों के ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर करवाया पुलिस द्वारा। टीआर गैस, रॉबर्ट बुलेट, गोलियां, इवन हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर गोलियां चलवाया गया। इस बर्बरता के कारण प्रोटेस्ट की गुस्सा शेख हसीना के ऊपर और बढ़ता गया। इस बीच शेख हसीना ने देश की जनता के लिए एक प्रेस संबोधित किया, लेकिन इस प्रेस के दौरान एक ऐसी शब्द था जो प्रोटेस्ट को और भी आक्रामक कर दिया। वो शब्द था रजाकार। फिर से आंदोलन और तेज होने लगा। शेख हसीना ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए नाहिद इस्लाम, आसिम मोहम्मद एंड अबू बकर मजूमदार को पुलिस वाले द्वारा उठा लेती है और उनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर किया जाता है और उनसे दबाव डालकर ये बुलाया जाता है कि इस प्रोटेस्ट को उन्होंने ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन बाकी प्रोटेस्टर ये मानने में राजी नहीं होती हैं। उसके बाद सोशल मीडिया में आसिफ की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें उनको ये बोलने में देखा जा रहा है कि पुलिस वाला उनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर किया, सरिया से पीटा, दबाव डालकर ये वीडियो बनाया और नाहिद को दूसरे दिन सुबह एक सड़क पर बेहोश पाया जाता है। उसी बीच बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल डिसेबिलिटीज को 5% छोड़कर सारे कोटा को रद्द कर देता है। बांग्लादेश की स्टूडेंट की जो डिमांड था वो तो उनको मिल जाता है, लेकिन शेख हसीना की बर्बरता से उन्होंने इतना नाराज हो जाते हैं कि शेख हसीना की इस्तीफा का डिमांड कर रखते हैं और 5 अगस्त को पीएम हाउस घेराव करना यानी गणभवन को घेराव करना ऐलान कर देते हैं। पीएम शेख हसीना सेना को आदेश देती है इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। सेना उनके आदेश के अकॉर्डिंग सारे कुछ तैयार कर लेता है, बट सेना के मन में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रहा था। दोपहर होते होते सेना ने ऐलान कर दिया कि वो देश की जनता को संबोधित करेगा कुछ ही देर में। तब तो पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है, यानी तख्ता पलट। दोपहर 2 बजे सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ऐलान करता है कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है पीएम पद से। साथ ही साथ सेना वो भी ऐलान कर देता है कि देश में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और सारे विपक्ष ने उन्होंने बात कर ली। देशे একটা ক্রান্তিকাল চলছে। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি সমস্ত হত্যা সমস্ত অন্যায়ের বিচার আমরা করব। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি आस्था रखें। बांग्लादेश में सेना की शासन काफ़ी लंबी पुरानी इतिहास है। सुनने में ये भी आया है कि सेना ने काफ़ी पहले ही अपना तैयार कर ली थी। शेख हसीना को ओनली 45 मिनट समय दिया गया था देश छोड़ने के लिए, लेकिन शेख हसीना ने देश छोड़ने से पहले अपनी आवाम को एक संदेश देना चाह रही थी, बट उन्हें ऐसा करने भी नहीं दिया गया। शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ सेना की हेलीकॉप्टर में दिल्ली की ओर रवाना हो गया। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये वन साइड पिक्चर है। क्या सही में शेख हसीना डिक्टेटर थी? लेकिन दोस्तों, असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। जैसे ही शेख हसीना गणभवन छोड़ती है उसके तुरंत बाद सेना ने अलाउ कर देता है प्रोटेस्टर को गणभवन में घुसने के लिए। এখন এই যে গণভবনের ভিতরে ঢুকে গেছি, ঠিক আছে, সবকিছু বাইঙ্গা চুরা, এই যে সব মানুষ ঢুকে গেছে, ঠিক আছে ভাই, দোয়া করবেন সবাই, ঠিক আছে, আমরা যেন সবকিছু সুন্দরভাবে শেষ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, সব মানুষ
সবাই দোয়া করবেন ভাই। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। उसके बाद जो नंगा नाच हुई वो पूरी दुनिया के सामने में है। হ্যাঁ, গণভবনে ছেলেবেলা শুয়ে আছে। আমাদের দখলে গণভবন, গণভবন আমাদের দখলে, গণভবন আমাদের দখলে। এই সময় পানি খা, পানি খা। जिसको जो मिला वो लूट कर ले गए। दरअसल सेना को चाहिए था बैकडोर से पावर और जमात इस्लामी को चाहिए था सरिया, बीएनपी को चाहिए था सत्ता, जो शेख हसीना सत्ता में रहते हुए उनको संभव नहीं था। इसीलिए वो प्रोटेस्ट के आड़ में छुपे हुए थे। और एक गैर करने वाली बात यह है कि टॉपिक कुछ भी हो, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हमेशा टारगेट में रहते हैं, यानी हिंदू। 1971 में जो 12% हिंदू थे, आज की डेट में वो 2% रह गए। इसका एग्जाम्पल तो इसी प्रोटेस्ट के अंत में ही आप देखे हैं। हिंदू को मार के लटका देना, घर जला देना, हिंदू मंदिर को जला देना, मूर्ति तोड़फोड़ करना, हिंदू घर में लूटपाट करना, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखे होंगे। सर्विसेज ये मैं बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार जो चल रही है उसका रिमोट लेफ्टिनेंट जनरल बकार उज रहमान के पास है। मुखौटा सिर्फ नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस है। आगे जाकर मोहम्मद यूनिस के बारे में और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल बांग्लादेश के साथ साथ पूरी दुनिया की नज़र मोहम्मद यूनिस के ऊपर रहेगा। उसमें वो कितने खड़े उतर पाते हैं वो आगे जाकर देखने वाली बात होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्त लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद।